केंद्रीय मंत्री सौरभ जी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव बालियान जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, हम मेगा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। अभी तक हमने साउथ की तस्वीर दर्शकों के सामने रखी है। 5 राज्यों में जहां पर टाइट फाइट है, वहां इंडिया ब्लॉक के खाते में 65+ सीटें जा रही हैं, आपके खाते में 50+ सीटें जा रही हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना भी आप अपने लिए गेन मानते हैं साउथ में? बिल्कुल बड़ी बात है। अगर आपके सर्वे के हिसाब से 50 सीटें हमें साउथ में आ रही हैं, तो अभी तो नॉर्थ जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जब आप नॉर्थ में आएंगे तो देखना तस्वीर 2019 से बेहतर होगी, मुझे ऐसी संभावना दिखाई देती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत साउथ से की थी संजीव बालियान जी, हम सभी ने देखा था, और उसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया और पूरे चुनाव में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि साउथ से तो बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। उस नैरेटिव को ब्रेक करने में कामयाब रहे आप लोग? देखिए, कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन हो, इनका पूरा चुनाव झूठ के इर्द गिर्द था। संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, मतलब आप अगर इनका चुनाव प्रचार का वो देखेंगे तो चुनाव प्रचार, आरक्षण, संविधान, जिनका कोई अर्थ नहीं उन बात पे था। उन्होंने कहीं देश के डेवलपमेंट की तस्वीर नहीं खींची, ना हमारी कमियां बताई, ना अपना पॉजिटिव पक्ष बताया, बस इसी पे उलझे रहे। और मुझे लगता है जनता की ये बात समझ में आ गई कि जब 10 साल से हम सत्ता में हैं, तो ऐसा कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या एनडीए के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन नहीं चलती। जनता बहुत समझदार है। एक गांव का आम व्यक्ति भी हाथ में फोन रखता है और सारी जानकारी रखता है, तो झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ महल खड़ा नहीं हो सकता। वो ढह चुका है और भारी बहुमत एनडीए को मिलेगा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। और संजीव जी, जैसा कि आपने कहा कि जवाबी देता रहा, नैरेटिव सेट करता रहा विपक्ष, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया उसका जवाब ही देता रहा विपक्ष? आपको हम रोकना चाहेंगे, इसी बीच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को देते हैं। एनडीए को 22 से 25 सीट का अनुमान है। इंडिया को भी कितना यहां पर सीट मिलता नजर आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। यूपी अगर बात करें, यूपी की इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। पहले 3 चरणों की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए के खाते में 22 से 25 सीटों का अनुमान है और इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 से 6 सीटों का अनुमान है। मतलब पश्चिम की हवा एनडीए के पक्ष में जा रही, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। यहां ठीक ठाक प्रदर्शन, इंडिया ब्लॉक को 3 से 6 सीटें और एनडीए के खाते में ज्यादा सीटें जा रही हैं। पहले 3 चरणों में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले 3 चरण में, और 22 से 25 सीटें, आप सोचिए कि 26 सीटों पर वोटिंग हुई है पहले 3 चरण में, और 22 से 25 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। यह शुभ संकेत है। अगर उत्तर प्रदेश से हम एनडीए के लिहाज से देखें तो पश्चिम की तरफ से एक शुभ संकेत यहां पर बीजेपी के लिए। संजीव जी, मैं आपका इस पर भी रिएक्शन चाहूंगा। अभी पहले 3 चरण की तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रखी है और उसमें शुभ संकेत आपके लिए 26 सीटों में से 22 से 25 सीटों पर एनडीए को विजय शुरू मिल सकती है। संजीव जी, जो आपका सर्वे है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ऐसी तस्वीर सामने आएगी। लगातार 5वां चुनाव है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश पहला फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज तक होता है, और पश्चिम की हवा बड़ी अच्छी होती है। पछुआ हवा चलती है ना, किसान के लिए बड़ी लाभदायक है बोलते हैं, तो पछुआ हवा चलती है वो पूरब तक जाती है। तो हर चुनाव में 5वां चुनाव लगातार जब पश्चिम उत्तर प्रदेश भारी बहुमत देखकर भारतीय जनता पार्टी को आगे भेजता है। और इस बार भी तस्वीर कुछ ना कुछ यही रहेगी। 1-2 सीट ज्यादा मान सकता हूं मैं, जहां अल्पसंख्यक बहुल सीटें एक तरह से आप कह सकते हैं, उन सीटों पर फाइट है। उसके अलावा पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो बालियान जी, जो प्रचार प्रसार किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, हमने देखा ज्यादा से ज्यादा रैलियां उनकी तरफ से की गई हैं, उसका भी क्या आप इस पर असर मार रहे हैं, या फिर जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात की जा रही थी वो नजर आता हुआ नजर आ रहा है पश्चिमी की अगर बात करें, क्योंकि कड़ी फाइट पिछले चुनावों में देखने को मिल रही थी? देखिए, चाहे शुरुआती 3 चरणों की अगर हम बात करें तो एनडीए यहां पर बेहतर स्थिति में। 1 से 3 चरण में एनडीए के खाते में जो सीटें जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 14 सीटों में से 10 से 13 का अनुमान एनडीए के खाते में है और इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 से 6 सीट का अनुमान है। मतलब एक तरफ उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआती 3 चरण में एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और दूसरी तरफ बिहार में भी पहले 3 चरण में एनडीए बेहतर स्थिति में, इंडिया ब्लॉक के मुकाबले एनडीए
बहुत बेहतर स्थिति में 14 में से 10 से 13 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा सकती है और इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। और अब जल्दी से पश्चिम बंगाल की स्थिति भी देख लेते हैं। पहले 3 चरण में यहां क्या स्थिति रही वो भी आप देखिए। 10 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले 3 चरण में और एनडीए को 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं। बहुत बड़ी बात यहां पर 10 सीटों पर पहले 3 चरण में वोटिंग हुई और यहां पर 10 के आसपास सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। मतलब ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो। आप देखिए एनडीए को 6 से 9 सीटें और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। चूंकि टीएमसी और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अलग अलग होकर चुनाव लड़ा था, इस वजह से इंडिया ब्लॉक का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। एनडीए के मुकाबले लड़ाई यहां पर टीएमसी से है, ना कि इंडिया ब्लॉक से। बिल्कुल, इन सबके बीच आपने देखा होगा अमित कि कैसे अखिलेश यादव की तरफ से भी ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश की गई थी। उसका कुछ तस्दीक यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही है। तो अब तक हमने आपको उत्तर प्रदेश के पहले 3 चरणों के, पश्चिम बंगाल के और बिहार के अब तक के जो अनुमानित नंबर्स हैं एग्जिट पोल में, वो हम आपको यहां पर बताते नजर आ रहे हैं। और एनडीए के लिए अच्छी खबर है ये। और पहले 3 चरणों में इंडिया का खाता तक नहीं खुला है, अगर स्पेशली पश्चिम बंगाल की बात करें। तो ये हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार और उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर भी बढ़त एनडीए को मिलती हुई नजर आ रखी है। संजीव बालियान जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बालियान जी पहले 3 चरण ये एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार बोलता रहा पहले 3 जो चरण में वोटिंग हुई उससे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बार बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, अब आप क्या कहेंगे? उनका नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है और हमारे गृह मंत्री पहले ही कह चुके थे कि पश्चिम बंगाल से इस बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। पिछली बार हमारी 18 सीटें थी, वो पहले कह चुके थे 28 से 30 तक हम पश्चिम बंगाल पहुंच सकते हैं। और आपका जो सर्वे है उससे मुझे ऐसा ही लगता है कि गृह मंत्री ने जो बात की थी उसके हम नजदीक है। और देखिए बताया ना कि लगातार उन्हें पता था इंडी गठबंधन को कि आप कहीं नहीं हैं, उसके बावजूद एक भ्रम ऐसा फैलाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे लगता है सोशल मीडिया का इतना दुरुपयोग इस चुनाव में हुआ, इतना नहीं हुआ होगा कभी भी। जिस तरह से एक माहौल कंसेप्ट बताया गया, एक माहौल बनाया गया, वो माहौल जनता के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। क्या आप इसको भी एक फैक्टर मानते हैं संजीव बालियान जी की जिस तरीके से पहले पूरे देश में इंडिया ब्लॉक की बात हुई, लेकिन जब अलग अलग राज्यों की बात हुई तो गठबंधन बिखरा हुआ नजर आया, चाहे हम पंजाब की बात कर लें या फिर हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें। पब्लिक भी ये बात अच्छी तरीके से समझ रही थी कि इंडिया ब्लॉक पब्लिक के लिए नहीं बना है, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए बना है। अगर ये पश्चिम बंगाल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बंगाल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ेंगी, दिल्ली में जाके साथ लड़ेंगी, पंजाब में बुराई करेंगी और दिल्ली में साथ रहेंगी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे, ममता बनर्जी उनके बारे में क्या कहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देश की जनता को यह पता था कि देश को मोदी से बेहतर कोई नहीं चला सकता। एक लाइन ये स्पष्ट है, सबके मन में थी, कोई हमारे पक्ष में था या कोई विपक्ष में था, लेकिन सब चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये सबसे बड़ी बात पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यही थी कि मोदी जी से बेहतर देश नहीं चला सकता। और इंडी गठबंधन के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जिसको जनता ये स्वीकार कर सके कि नहीं, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर बिहार में पहले 3 चरण की बात करें। आपको लग रहा है संजीव बालियान जी कि आरजेडी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको गेन हो रहा है, और बिहार में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के एक बार फिर साथ आ जाने से आपको वहां पर फायदा हो रहा है? जिस तरीके की लड़ाई सेट करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी तेजस्वी यादव की तरफ से, बहुत ज्यादा वो लड़ाई सेट नहीं हो पाई, नीतीश कुमार आपके साथ आए और आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन का फायदा मिला है। आरएलडी जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में साथ आई तो आरएलडी का अपना वोट बैंक है और विचारधारा करीब करीब आरएलडी के वोट बैंक की और भारतीय जनता पार्टी की एक है। तो निश्चित रूप से हमने सबने मिलकर काम किया और यही स्थिति नीतीश कुमार जी की बिहार में थी। नीतीश कुमार जी का वोट बैंक है, वो भी हमेशा चाहता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि सुशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिल सकता है। जब जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ गए तो बिहार में व्यवस्थाएं फैली हैं, तो ये नेचुरल गठबंधन थे, आप ये कह सकते हो नेचुरल अलायंस, जिसे जनता भी चाहती थी कि सब दल एक साथ रहें। उत्तर प्रदेश की पहली 3 सीटों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जयंत चौधरी का साथ, चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करना,
ये फैक्टर भी आप मान रहे हैं कि नहीं, इससे बढ़त मिला है? क्योंकि उसके बाद काफी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुश नजर आए, चाहे किसानों की अगर बात करें, तो ये भी क्या एक फैक्टर आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और देखिए, कई बार क्या होता है, हम चौधरी चरण सिंह को जाति तक सीमित कर देते हैं। चौधरी चरण सिंह बड़े नेता थे, उत्तर भारत के बड़े नेता थे, और चौधरी चरण सिंह का बेस जाति से ऊपर था। कई बार उनको सिर्फ जाट तक सीमित कर दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह को जब आप उठा के देखेंगे तो यादव हो, कुर्मी हो, किसान जातियां, गुर्जर हो, जितनी भी किसान जातियां, राजपूत या कोई भी जी, चौधरी चरण सिंह ने किसानों की राजनीति की है। अब राजनीति में वो दौर आ गया कि हर बात को हम जाति से जोड़ने लगे। इस चुनाव में मैं देख रहा था, हर जगह ये जाति वहां जा रही है, ये जाति यहां जा रही है, ये समाज वहां जा रहा है। इस तरह का एक भ्रम सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया गया। लेकिन अल्टीमेटली चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की जब बात थी, जो मास्टर तो स्ट्रोक चला गया बीजेपी की तरफ से, वो कामयाब भी भी हुआ है। संजीव जी, आपने वक्त दिया बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब जल्दी से राजस्थान की तस्वीर क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। आप देखिए, शुरुआती चरणों में यहां पर जो पिक्चर सामने आई है, 25 सीटों का एग्जिट पोल आ गया है। राजस्थान की सभी 25 सीटों का एग्जिट पोल आ गया है। 18 से 23 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जा सकती हैं और इंडिया ब्लॉक को 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, आप देखिए, 18 से 23 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में जा सकती है और इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। कमोवेश वही पिक्चर एक बार फिर से देखने को मिलेगी जो हमें 2014-2019 में देखने को मिली थी। यहां बीजेपी ये कह रही थी कि बहुत ज्यादा नुकसान हमें होने जा नहीं रहा है, जैसा इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा जा रहा है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होगा इस बार एनडीए को। वैसा फिलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। राजस्थान की 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 18 से 23 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई पड़। एक बार फिर से आपको ये हम बता दें कि ये अनुमानित नतीजे हैं और अनुमानित है, ये एग्जैक्ट पोल के जो तमाम नंबर्स हैं, सटीक आपको हर एक इंफॉर्मेशन 4 तारीख को ही रिजल्ट्स में ही पता लग पाएगी। और साथ ही आपको ये बता दें कि एक बड़ी खबर भी मिल रही है। एक बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएंगे, क्योंकि अलग अलग फेजेस की बात करें, 1 से 3 चरणों में चुनाव के जो अब तक के एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सामने आए हैं अनुमानित। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रितिपान त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मनीष शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन